हमारा सब कुछ खर्च हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कि अगर कोरोना पेशेंट पर आप गए हैं, सिर्फ गए हैं, तो 15 दिन क्वारंटाइन होना पड़ता था। कम से कम 60 दिन तक मैं ड्राइंग रूम था, वहीं से अंदर नहीं गए, अपने बच्चों से मिले नहीं, लेकिन कार्यक्रम अपना मैं स्टार्ट रखता था। 25-30 लाख रुपए का मास्क या 95 5 लेयर और पीपी किट भेजा। नहीं, हमें कोई वित्तीय सहायता मिली नहीं और ना मैं वित्तीय सहायता किसी से लेना भी चाहता था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आप लोग अपनी ज़मीन लेते हैं, फैक्ट्री के पर्पज़ से फैक्ट्री लगाते हैं, उसकी रजिस्ट्री का पैसा हम देंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर पूर्वांचल राज्य घोषित हो जाए तो माफ़ करना, सैलरी के लिए पैसे गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी। जब रॉ मटेरियल आ जाएगा ना, तो बहुत बड़ी नामी फैक्ट्री अपने आप आ जाएगी। मेरा ये ध्येय है कि पूर्वांचल का व्यक्ति बाहर आउट ऑफ स्टेट जाए ही, हम सेवा करेंगे, सेवा लेंगे नहीं। हम जीत जाते हैं चुनाव विधायक का, तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ और सबको पता भी है, 1 रुपया भी सैलरी अपने शरीर पर नहीं खर्च करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। कोरोना के उस दौर में जब बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, उस वक्त इन्होंने निस्वार्थ भाव से, बिना डरे, बिना किसी से झुके, बिना कोई समझौता किए, अपने परिवार के साथ समाज की सेवा के लिए सड़कों पर निकल पड़े थे। रामुग्रह शुक्ल जी वकील भी हैं। हम इनसे आपको आज मुखातिब करवाएंगे और तमाम चीज़ों से इनके आपको रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से उन्होंने उस दौर को जिया था, उस दौर में खुद को और खुद अपने परिवार को किस तरह से लेकर चले थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीसी हिंदी पर। सर, कोरोना का वो दौर था, आप चाहे अगर आप पहली लहर देखें या दूसरी लहर देखें, कहीं न कहीं तमाम लोगों को हमने देखा जो तमाम बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों से थे, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी थी, इसलिए क्योंकि वो एक एक क्षेत्र के लिए, एक संसदीय क्षेत्र के लिए या एक विधानसभा क्षेत्र के लिए वो जिम्मेवार थे। लेकिन वो पूरी तरह से अपने घरों में दुबक कर बैठे रहे। हमने कई चीज़ें ये देखी कि तमाम सांसद, यहाँ पर आप देखे होंगे, तमाम कोई यहाँ नर्मदा में कोई तमाम इनके फ्लैट्स बने हैं, वहाँ पर ये लोग अपना ये लोग दिल्ली में हैं, यहाँ पर उनकी क्षेत्र की जनता किस तरह संघर्ष कर रही है उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आपने खुद को अलग कर लिया, आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं थे। फिर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि किस तरह से हम समाज में जाएं, समाज के लोगों से जुड़ें और समाज की सेवा करें? जी देखिए, मैं बचपन में 8th क्लास पास था तो मैं लखनऊ में आ गया था जी। और लखनऊ में मैंने फुटपाथ से लेकर के और बड़ा संघर्ष किया, प्राइवेट करके, और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति भी की थी, वहाँ से पढ़े भी हैं, वहीं से वकालत की पढ़ाई की, हर चीज़ की, तो मुझे ये सब पता था। और ये कोरोना महामारी जो आई, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था कि कैसे, सुना करते थे इतिहास में कि 100 साल पहले बीमारी ये कैसी आई थी, भयंकर आई थी। तो जब ये कोरोना लागू हुआ, लॉकडाउन, हमारे ख्याल से 26 मार्च की घटना है जी। या 27 मार्च की कि डिक्लेयर हो गया कि मतलब लॉकडाउन लग गया जी। तो टीवी में मैंने देखा दूसरे दिन कि सब पैदल निकल रहे हैं, हर चीज़ है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि जा कर के आप पैरासीटामॉल ला के रख दीजिए, क्योंकि न्यूज़ में यही आता है कि पैरासीटामॉल रखा जाए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो वहीं पे इंदिरा नगर 8 नंबर चौराहा है, वहाँ मैं देखता हूँ कि काफ़ी भीड़ चली जा रही है जी। उसमें पूर्वांचल के, बिहार के सब, और चौराहे पे उस भीड़ में एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ, हस्बैंड साथ, एक ब्रीफकेस था, उसको कमर में बांधी थी, और एकदम उसकी बच्ची बैठ जाती है, औरत भी बैठ जाती है, वो बैठ जाता है। मैं जा कर के पूछा
मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ। मैं जाके पूछा कि आप क्यों बैठे, तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी है, मैं भी करती हूँ, मैं 40,000 पाती हूँ, ये 60,000 पाते हैं लगभग, लेकिन मुझे 8-10 घंटा हो गया पैदल चलते। फैक्ट्री मालिक ने कहा 1 महीने की तनख्वाह और ले लो, लेकिन जाओ, ये महामारी के बाद आना। एक पार्ले जी बिस्कुट था जिसको मैं बच्चे को खिला रही हूँ, बाकी ये हमारी 12.5 साल की लड़की हो गई। पानी के अलावा कुछ नहीं मिला, अभी एक भूख से चल नहीं पा रही है। मुझे बड़ा वो लगा, क्योंकि मैं पहले भी समाज की सेवा करता था, क्योंकि मैं संघ से जुड़ा हूँ। बड़ा दर्दनाक। तो ये मेरी प्रेरणा संघ से ही मिली थी। मैं घर के गया, घर पे जाके अपना जो टिफ़िन ले जाता हूँ, उस टिफ़िन में 4 लोगों खाना जो घर का था वो लेके आया, और उन्होंने पूरी सब्जी और दिया हमको बना करके। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, वो बच्चा जो कहते हैं कि माँ को बच्चा नहीं छोड़ता है, वो भी 3.5 साल का था करीब। माँ की गोदी से बच्चा हट के और टिफ़िन को यूँ पकड़ा है, मतलब कि वो दृश्य, और जो 12-12.5 साल की लड़की, वो उसकी आंख में आंसू, एक और लड़का 5 साल का, 3 बच्चे थे, सब उसको पड़े। वो 3.5 साल का बच्चा ये सोच रहा है कि ये और ना ले, मतलब इतना मतलब फूंका था। जब खोला हूँ उस टिफ़िन को, कोई रोटी खा रहा है, कोई दाल खा रहा है, कोई आलू की सब्जी खा रहा है, मतलब मैं ये देखा कि ये भूख कितनी है। और उसके पिताजी अपनी पॉकेट से नोट देख रहे हैं कि मतलब ऐसे नोट लेकर के वो मतलब उसको अपने बैग में यूँ डाल रहे हैं कि मतलब ये बेकार है। वो कंडीशन हो गई थी। बड़ा मार्मिक चित्रण। बहुत मार्मिक दृश्य था, बहुत मार्मिक दृश्य था। फिर घर पे आए, बहुत चिंतन किया, सोचा, तो मैंने वाइफ कहीं की क्या बात, हमने बताया, तो कहीं की नहीं ठीक है। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आई, जिसे लोग कहते हैं ना कि ये गुलाब का फूल है और उसी पृथ्वी से आता है, और बहुत से लोग गुलाब का फूल तोड़ दे करके सूंघ के फेंक देते हैं। लोग कहते हैं देखो कांटों के बीच गुलाब खिला हुआ है। बहुत लोग कहते हैं देखिए उसी पृथ्वी से गुलाब निकले, उसी हिसाब से कांटे निकले। मेरी वाइफ ने ये कहा कि हमारी भी सहेलियाँ सब बहुत परेशान हैं, जो किटी पार्टी करती हैं, उन सबसे बात हो गई है, आएंगी सब कोई भैया वो करके हर चीज़ करके लाए, और हमने ये शुरू कर दिया। ये काम मैंने शुरू कर दिया। बहुत कठिनाई आई, जो डिब्बे, फिर मैंने सोचा कि हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी संस्कृति जो है ये कहता है कि अगर आप किसी को खिलाइए, दीजिए किसी को जो आपको बहुत अच्छी चीज़ लगती है, आप जो बहुत अच्छी चीज़ खाते हैं। मैं समाज के लिए कह रहा हूँ, जो आजकल लोग कहते हैं फॉर्मेलिटी के लिए एक चद्दर फेंक दिया, कहीं बहुत हो गया, कहीं कहे 2 पूड़ी दे दिया, बहुत हो गया। मतलब जो आपको अच्छी चीज़ आई वही चीज़ हमने उन लोगों को खिलाने की कोशिश की। कहते हैं व्यापारी सपोर्ट किया। व्यापारी जो 3.5 रुपये का डिब्बा मिलता था, हमको 6.5 और 7 में ख़रीदना पड़ता था उस हालत में। लेकिन फिर भी मैंने ये किया। फिर महीना भर चला, पैसे ख़त्म हो गए। जो अपनी बेटी की शादी था उसको भी खत्म। हमने कहा अब इसको चलने दो, जितना दिन है चल रहा है चलने दो, क्योंकि महामारी बढ़ती जा रही थी। आप इन्वेस्टमेंट करते चले गए, सब सारी चीज़ें होती गई, आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं ऐसा ये सिचुएशन ना आ जाए कि हम अपने लिए कुछ ना रख पाएँ, सब कुछ हमारा जो है ऐसे ज़्यादा चला जाए, फिर तो आपके लिए भी दिक्कत हो सकती थी। उस विषम परिस्थिति में आप खुद को कैसे मैनेज किए? बहुत प्रॉब्लम आई है। मैं एक जगह राशन दे के आया हूँ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, अप्रैल की बात बता रहा हूँ, फर्स्ट वीक, कि तब ये कंडीशन रहता था कि अगर कोरोना पेशेंट पर आप गए हैं, सिर्फ गए हैं, तो 15 दिन क्वारंटाइन होना पड़ता था। मैं दे के आया हूँ, सुबह अखबार में देखा कि उसके 5 फैमिली कोरोना। वो स्थिति में मैंने सिर्फ अपना ब्रेन लगा, अपने दिमाग लगा के, जैसे कहते हैं ना कि वकील के दिमाग होता है, मैंने ड्राइंग रूम में कम से कम
60 दिन तक मैं ड्राइंग रूम था, वहीं से अंदर नहीं गया, अपने बच्चों से मिले नहीं, लेकिन कार्यक्रम अपना मैं स्टार्ट रखता था। क्योंकि मैं ये चारों तरफ, जब मैं वहाँ नहीं जाता था, मैं हाईवे पे चला जाता था। आपने देखा होगा ना मेरे वीडियो में, मैं हाईवे में चला जाता, झोपड़पट्टी में चला जाता, मैं भूल जाता था। लोग हमसे कहते थे मास्क तो लगा लीजिए। और तब तक हमारे भाई की फैक्ट्री है वहाँ पे लुधियाना में, उन्होंने कम से कम 25-30 लाख रुपए का मास्क या 95 5 लेयर और पीपी किट भेजा। उसको मैंने सब डॉक्टरों को जो जो मांगा सबको देते गए, सबको सचेत करते गए, लेकिन युवा जो है मानने का नाम नहीं ले रहा था। इतना मैंने किया, इतना किया, हर चीज़ किया। सर एक चीज़ हमें ये बताइए, जैसे आपने तमाम चीज़ें की, तमाम उपलब्धियां रही हैं आपके पीछे, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि उस दौर में तमाम बड़े दिग्गज नेता थे, आपके लखनऊ के तमाम नेता रहे होंगे, समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से, भाजपा से, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन क्या उनका ये उनके लिए ये नहीं था कि राम उग्र शुक्ल जी इस तरह से लगे हैं, हम उनका कुछ सपोर्ट कर सकें? खुद से तो वो नहीं कर सके, खुद से वो आगे नहीं आ सके, लेकिन जनता ने उनको जनादेश दिया, सब सारी चीज़ें की, तो उनके दिमाग में क्या कुछ ऐसा नहीं रहा कि राम उग्र शुक्ल जी समाज सेवा में लगे हैं, कोरोना के इस मुश्किल दौर में, विपदा की इस घड़ी में हम उनके लिए कुछ कर सकें? कुछ आपको सहायता, वित्तीय सहायता कहीं से मिली हो? नहीं, हमें कोई वित्तीय सहायता मिली नहीं, और ना मैं वित्तीय सहायता किसी से लेना भी चाहता था। एक आध हमारे मित्रों ने कहा, तो हमने कहा देखिए 2 हाथ 2 पैर भगवान आपको दिए, आपको पैसे दिए, आप खुद कीजिए। यानी किसी राजनेता का कोई सपोर्ट नहीं? हमें सपोर्ट। रोजमर्रा की सारी जरूरतें एक ही छत के नीचे होंगी पूरी। अब आपके क्षेत्र सुजानगंज में ई स्टोर इंडिया किराना सुपरमार्केट खुल गया है, जहां उचित दर पर आपको आपके जरूरत की सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। तो देर किस बात की, अगर आपको भी दिवाली की बेहतर खरीदारी करनी है तो ईस्ट स्टोर इंडिया किराना सुपरमार्केट जाएं और अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें घर लाएं। तो आप भी ये समझ लीजिए कि मुश्किल दौर में आप जिन राजनेताओं का चयन करते हैं वो किस तरह से कुंभकर्णी निद्रा में लीन होते हैं। ऐसे वक्त में अगर हमारे साथ कोई आता है तो राम उग्र शुक्ल जैसे समाज सेवी आते हैं। हम NBC हिंदी की तरफ से आपको ढेर सारा अभिनंदन आपका करते हैं। इसी तरह से आप समाज सेवा में लगे रहिए। सर एक चीज़ ये बताइए, ये अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद, इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और आगे आप इसे किस तरह से सारी चीज़ें इसमें मैनेज करेंगे और ये समाज के लिए कितना हितकर होगा? ये कोरोना पीरियड में ही मैंने इस चीज़ को सोचा था कि कैसे किया जाए, कि ये पूर्वांचल का या 28 ज़िले का। क्योंकि एक बार मुझे घटना याद है कि हमारे रिलेशन के थे घनश्याम शुक्ला जी स्वर्गीय, और ये TR मिश्रा जी, अटल जी, ये सब माननीय अटल जी साथ में थे। तो ये था कि अटल जी को बहुत चिंता थी कि 28 ज़िला कैसे हमारा उठेगा। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि बलरामपुर से मैं पहली बार वहाँ से सांसद बना हूँ। नाना देशमुख, चंद्रशेखर शुक्ला, ये सब तीनों की उस बीच में मीटिंग वगैरह हुई, उसके भी कुछ हमारे पास विजुअल्स भी आए थे। और दूसरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल गया मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री योगी मुख्यमंत्री जी की तो मुख्यमंत्री जी इतना पूर्वांचल के लिए चिंतित हैं, इतना पूर्वांचल लिए चिंतित हैं। तो इस स्थिति में कोई हमारे भाई जो हैं TR मिश्रा लुधियाना में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हैं और 30,000 कंपनियों के अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने कहा, उन लोगों ने किया है। बड़ी ऐसी नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा जब इसमें मेहनत करके तब आकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट ले करके और उनको मिलवाया भी, लोगों से आश्वासन भी दिया। और अभी हमारे एक भदोही में राजेश सिंह जी हैं, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है, 1500 करोड़ रुपए का। एक नर्सिंग होम भी मैंने मनकापुर में अटल पूर्वांचल औद्योगिक परिषद चालू हो गया, एक ऑफिस भी हो गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जितना मैं उनकी प्रशंसा करूं कम है, क्योंकि जब मेरा प्रतिमंडल आया तो मैंने सोचा कि मैं किस खेत की मूली हूं। यहाँ विधायक, MP, मिनिस्टर ये सब मुख्यमंत्री से समय मांगते हैं, जाते हैं। हम तो एक सिंपल लेटर दिया था। आपने मीटिंग की, वो मीटिंग की भी तस्वीरें आई, काफी देर तक आप लोगों के बीच में बिल्कुल मीटिंग बहुत सच्ची। मुख्यमंत्री जी ने आपको उस समय क्या कुछ चीजें बताई? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आप लोग अपनी जमीन लेते हैं,
फैक्ट्री के पर्पज़ से फैक्ट्री लगाते हैं, उसकी रजिस्ट्री हम का पैसा हम देंगे जी, उसकी रजिस्ट्री का। और दूसरी चीज़ बताया उन्होंने, पूरा लोकेशन बताया कहाँ कहाँ है, हाईवे जो बन रहा है ये वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस, उस पर भी कैसे रहते, सारी चीज़ें सब संतुष्ट हुए और सब लोगों ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गए भी और सब लोग उस पर प्रॉपर पे काम चल रहे हैं। क्योंकि भाई देखिए, फैक्ट्री लगाना कह देना तो है लेकिन करने में बड़ा होता है, तब तक वो लोग अपना सारी प्रोफाइल तैयार हो गया। बहुत जल्दी हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं, किसको कितनी कितनी ज़मीनें चाहिए वो चलेंगी। साइकिल की भी बहुत बड़ी वहाँ हो, झोरी का भी, सब चीज़ की वहाँ पे लग रही। 3 फैक्ट्री तो मेरे भाई साहब खुद लगवा रहे हैं जी। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। तो अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार की क्या व्यवस्था होगी, उससे लखनऊ के स्थानीय लोग जो रोजगार के लिए महानगरों की तरफ पलायन करते हैं उनके लिए आपने कुछ व्यवस्था की है। साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो लखनऊ एक वो जगह है जहाँ से 200-250 किलोमीटर के इर्द गिर्द में, चाहे आप इधर जौनपुर की बात कर लें, प्रतापगढ़ की बात कर लें, इलाहाबाद की बात कर लें, गोरखपुर, ये इस सब, वाराणसी, तो वहाँ के लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि हमको अपने प्रदेश में ही रोजगार मिल जाए, हमें दूसरे प्रदेश में ना जाना पड़े, हमें पलायन ना करना पड़े। मोस्टली होता क्या है कि या तो वो इधर दिल्ली की तरफ पलायन करते हैं या मुंबई की तरफ, कोलकाता, चेन्नई, यानी महानगरों की तरफ वो पलायन करते हैं। उनके लिए किस तरह से क्या कुछ व्यवस्था उस अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद के जरिए की गई है, उनके लिए क्या कुछ? देखिए, हम अटल पूर्वांचल औद्योगिक परिषद हो या और कोई संस्था हो प्राइवेट, हम लोग सरकार जब सपोर्ट मिल रहा है, ये तो 2003 का मेरा रजिस्ट्रेशन था, लेकिन जितना सपोर्ट इस समय प्रेजेंट टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी सरकार ने आपको सपोर्ट, हाँ, योगी जी से इतना मिल रहा है, बाकी सरकारों ने उस तरह से नहीं, बाकी सरकारों में उतनी तरीके से नहीं मिला। नहीं था ये 2003 का रजिस्ट्रेशन, इस टाइम सब सक्रिय के हो गए, सब लोग तैयार हैं और हम लोग के सोच रहे हैं, और मैंने कोई अलग से नहीं लाए हैं जी। अभी जो 28 जिला हमने चिन्हित किया है, उसके जो उद्योगपति बाहर जाके बहुत बड़ी बड़ी उद्योग लगाए हैं, वही उन्हीं को प्रेरित किया है कि कम से कम अब अपना बुढ़ापा वहीं काटिए, यहाँ लड़कों को छोड़ दीजिए। तो वही लोग पहले तो लगा रहे हैं कि एक फैक्ट्री जी, ये जो स्टार्ट हो गई और सब हो रहा है, ये उन्हीं को होता है, उनके बिहाफ पे और सब लोग आ रहे हैं। अभी बहुत जल्दी मुख्यमंत्री महोदय से हम एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, वो पूरा क्लियर लेकर कि इतनी इतनी जगह हमको चाहिए। जैसे हमें इसका चाहिए होजरी का, तो होजरी का पूरा हब होगा, उनका हॉस्पिटल होगा, इंडस्ट्री होगा, मार्केट होगी, इतनी इतनी जगह चाहिए, कम जगह नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी जगह है। मोटर्स पार्ट्स के हैं, ट्रैक्टर्स के हैं, ये सब। जो उपकार सिंह है, उपकार सिंह का ट्रैक्टर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं वहाँ के, उनका ट्रैक्टर का है पूरा, एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर का वो पूरा उसमें। तो इस हिसाब से समय जरूर लगेगा, लेकिन 1-1.5 साल में आप ये देख लीजिएगा, जो हमारा प्लान है कि कम से कम 1.5 साल या 2 साल में आपको, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 150 से 200 फैक्ट्री, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर ये लगेगा अटल पूर्वांचल उद्योग में। और आप देखिएगा हर फैक्ट्री के आगे ये लोग तैयार हो गए हैं, अटल जी की फोटो मूर्ति लगी रहेगी बस। बाकी पीछे की क्या वजह है अटल जी की मूर्ति लगाने की? अटल जी की मूर्ति इसलिए लगाएंगे कि अटल जी देश के वो नेता थे कि आज उन्हीं की वजह से हाईवे जितनी प्रोजेक्ट बन रहा है, आज इंडस्ट्री जो पूर्वांचल में आना चाहती है। क्या अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद की नींव में कुछ उनका भी हाथ रहा था? अटल जी का, अटल जी के सामने ही ये मिश्रा जी ने बात की थी, बनाया, रजिस्ट्रेशन कराया था उनके कहने पे ही जी। इसलिए क्या आप लोग इतने इंडस्ट्रीज हो, इतने पैसे वाले हो गए आप लोग, क्या पूर्वांचल हमारा ऐसे रहेगा? ये अटल जी का सेंटेंस था। और वो गवाह घनश्याम जी तो है नहीं, लेकिन मिश्रा जी, TR मिश्रा जी अभी
हैं जी। वो तो इस वजह से आप लोग पूरी तरह से इसलिए उनका ये नाम दिया। 150 से 200 फैक्ट्रियाँ आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, एक फैक्ट्री में अमूमन कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, कोई फैक्ट्री जो लगाने वाले हैं, हमारी जो बात थी वो 100 करोड़ 150 करोड़ से लेकर के और 500 करोड़ 1500 करोड़ 3,000 करोड़ तक का लगाने। पूर्वांचल को आप पूरी तरह से कायाकल्प करने की तैयारी? पूर्वांचल का मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति न जाए। क्यों? उसका कारण है। कारण ये है, अभी मैं राजनीतिक भावना से मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी ये उठता है कि पूर्वांचल राज्य बनेगा, जिसे उत्तराखंड राज्य बनेगा, तो उठता था, लेकिन बनने में बहुत समय लगा। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर पूर्वांचल राज्य घोषित हो जाए तो माफ करना, सैलरी के लिए पैसे गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी। क्यों? जितना विकसित है पश्चिम है, और जबकि वहां ये चीज तो है। पूर्वांचल में लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, किसी में चीज ले लीजिए, मदन मोहन मालवीय जी, किसी चीज लीजिए, फिल्म लाइन में लीजिए अमिताभ बच्चन जी और जी, कितने वहाँ के महान पुरुष हुए हैं। यहाँ तक कि आपका जो 100 साल पहले का पत्रा बनता है वही आपके काशी से ही बनता है, लेकिन पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा? पिछड़ा था कोई वजह से, गुंडई की वजह से मानो या कोई, तो उस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। सारे व्यापारी खुद तैयार हैं लगाने के लिए, भी पार्ले जी भी तमाम आ रहे हैं। अटल पूर्वांचल उद्योग परिषद से तो अब आना शुरू किए हैं, उससे पहले ही आना शुरू कर दिए लोग। अब बिल्कुल बेफिक्र होकर के वहाँ पे लाइट की व्यवस्था बढ़िया हो गई। रोजमर्रा की सारी जरूरतें एक ही छत के नीचे होंगी पूरी। अब आपके क्षेत्र सुजानगंज में ई स्टोर इंडिया किराना सुपरमार्केट खुल गया है, जहां उचित दर पर आपको आपके जरूरत की सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। तो देर किस बात की, अगर आपको भी दिवाली की बेहतर खरीदारी करनी है तो ईस्ट स्टोर इंडिया किराना सुपरमार्केट जाएं और अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें घर लाएं। हमारा सीधा सा सर एक ही सवाल है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इससे? अगर एक अंदाजा आप बताइएगा। एक में कम से कम एक फैक्ट्री में 200-250 वर्कर, 200-250 से तो नीचे नहीं से 200 आएंगे, क्योंकि सब हमारे जो आ रहे हैं थोड़ा सा 2-4 महीना लगेगा उनको, साल 1.5 साल में स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन उनकी यूनिट जो हो रही है वो कई हो। जैसे उनका पार्ट स्वेटर का है, अगर मान लिया होजरी का, तो उनके उसी एरिया में सब कुछ आएगा रॉ मटेरियल का हम पूर्वांचल में बनाना चाहते हैं। जब रॉ मटेरियल आ जाएगा ना, तो बहुत बड़ी नामी फैक्ट्री अपने आप आ जाएंगी। नामी फैक्ट्री क्यों नहीं आ रही? क्योंकि रॉ मटेरियल वो मंगवाएंगे वहाँ मध्य प्रदेश से या बंगाल से, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर, वो बड़ी फैक्ट्री सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है जी। तो रॉ मटेरियल मैं चाहता हूँ पूर्वांचल में इतना उसके उद्योग लग जाएं कि बड़ी बड़ी नामी फैक्ट्री अपने आप चली है। कुल मिला के करीब लाखों लोगों को रोजगार देने की, लाखों लोग, मतलब मेरा ये ध्येय है कि पूर्वांचल का व्यक्ति बाहर आउट ऑफ स्टेट जाए ही ना। क्यों? उसके पीछे की क्या वजह है सर? क्या आपने इस कोरोना की महामारी के इस दौर में दर्द उस पीड़ा को देखा हूँ, लोगों की छाले देखा हूँ। 12 साल की बच्ची बता रहा हूँ कि भूख से बैठ जाती चलते चलते, 11 घंटा हो गया पैदल चलते हुए। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। आज देखिए, आज अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री। सर एक चीज़ हमें ये बताइए, मान लीजिए पहली लहर का समय बीत गया, दूसरी लहर का समय बीत गया, तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, तो तीसरी लहर अगर भगवान न करे कुछ ऐसा होगी, कोई विपदा का ऐसा दौर आए जिससे और आर्थिक चीज़ें सब रुक जाएं, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन सर अगर मान लीजिए इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई, तो उसको लेकर आप तीसरी लहर के लिए भी उसी तरह से तैयार रहेंगे जैसे पहली और दूसरी लहर के लिए? नहीं, बहुत अच्छी बात कही। वैसे तीसरी लहर आने की संभावना अब बहुत कम है, क्योंकि अब बहुत लोग अलर्ट है, और अगर आती है तो उसके लिए युवा जिम्मेदार है। दूसरी चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार जो है व्यक्ति पे आधारित है। हमारे टैक्स से ही सरकार सब व्यवस्थाएं करती है नहीं करती? मैं फिर कह रहा हूं कि तीसरी लहर आए या उससे भयंकर आपदा क्यों ना आए, आ जाए, कोई रोक नहीं सकता। अगर आना होगा तो आ जाए, अगर व्यक्ति सोच ले। जितने धनाढ्य पुरुष हैं, माफ कीजिएगा, मीडियम हमेशा बकरा बनाया जाता है। धनाढ्य पुरुष जो हैं,
जितने हैं वो ये सोच लें कि ये आ रही है, इसके लिए मैं अपनी सारी कटौती करता हूँ। मैं 2 परिवार का 6 महीने तक राशन दूंगा, चाहे जैसे, सिर्फ 2 परिवार का, ज़्यादा नहीं, 2 परिवार का। तो हमारे ख्याल से 40 करोड़ हिंदुस्तान के ऐसे व्यक्ति हैं कि जो ये चीज़ बहुत आराम से कर सकते हैं। तो 80 करोड़ तक पहुंच जाएगी सारी सुविधा। तो हमारे जो टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट का, वो टैक्स भी विकास में काम आएगा और चीज़ में काम आएगा, और ये चीज़ हम संभाल लेंगे एक दूसरे को हेल्प करके। ये अगर धारणा है, और इसीलिए मैंने मैसेज दिया। मैं रोज़ 150, 200, 500 पैकेट खिला करके सबको नहीं खिला पाता था, लेकिन एक मैसेज देता था। हमेशा यही मैं कहता था कि जब ऊपर वाला चाहेगा तभी आप लोग, लेकिन आप लोग ऐसा करो, आप ऐसा खुद करो। देखो 2 चीज़ें आपको बता दें, अभी धार्मिक बता देते हैं। इस देश में हनुमान जी और अर्जुन, इससे ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं पैदा हुआ। हनुमान जी की पूजा लोग क्यों करते हैं और अर्जुन की पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण भगवान से सेवा ली थी और हनुमान जी ने राम की सेवा की थी। तो ये भावना आप में आए कि हम सेवा करेंगे, सेवा लेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें साल भर चले, कोई बीमारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा सपोर्ट लोगों के अंदर ऐसी भावना आ जाए, ऐसी जागृत आ जाए तो। पहली और दूसरी लहर के दौरान अगर अंदाजन ये कहा जाए कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, तो एक मोटा मोटा आंकड़ा देना चाहेंगे? आप समझ लीजिए कि हमारा सब कुछ खर्च हो गया, कुछ भी नहीं बचा। हमारे वो भाई साहब हैं 25-30 लाख रुपए का तो मार्क्स दिए थे। बाकी ये आप 125 दिन कंटिन्यू आप सोचिए, उसमें मैं राशन पैकेट भी देता था, दवाई भी देता था, पूरी पैकेट भी देता था, वो सब जितना भी हम अपना, और हमें जो घर से भी पैसे मिले थे पिताजी के रिटायरमेंट का, वो जितना इंटरेस्ट था, जो हम अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किए थे या इधर उधर लोगों को दे रखे थे, वो सब खर्च कर दिया था। जब मैं दूसरा लॉकडाउन आया तो भी मेरे पास कुछ अपना गोल्ड पोर्ट था अपना पर्सनल, उसको भी बेच डाला 75 दिन में। हमने कहा ये करो, पता नहीं क्यों अंदर से इतनी भावना थी। 125 दिन कंटिन्यू पहला लॉकडाउन, कोई आपको 75 दिन सेकंड, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना है, कुछ इस तरह की भावना नहीं है? नहीं, ये तो मैंने इसलिए किया है ना कि अगर मरना सभी को, मरेंगे ऊपर जाएंगे, तो लोग कहते हैं चित्रगुप्त हिसाब लेता है, लिखे रहता है, तो उनसे कम से कम इतना कह दूंगा कि ये काम मेरा बड़ा ईमानदारी था और इसमें मेरी ईमानदारी का ही पैसा लगा है, इसमें हमने किसी से सहयोग नहीं लिया है। क्लियर बात? इसका हमें जो आपको बेनिफिट देना है दे दीजिए, अंदर कुछ नहीं। बाकी सरकार कोई पार्टी हो हमको टिकट देगी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं वो लड़ सकूं। बहुत क्लियर बात, ये कट हो सकती है जी। और पॉपुलर आदमी को जो मठाधीश बैठे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में, वो आगे आने नहीं देंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे कि मतलब अगर इसको हम सपोर्ट कर देंगे तो ये आगे पहुंच जाएगा, ये आगे पहुंच जाएगा तो मेरे बराबर चला जाएगा। ये उनकी सोच होती है। और दूसरी आपको अगर मान लीजिए कोई अगर प्रमोट करता है, हाँ, कोई अगर राजनीतिक पार्टी प्रमोट करती है, तो आप राजनीति में जाना चाहेंगे? समाज सेवा के लिए तो मैं कुछ करने तैयार हूँ। अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए कोई हम जीत जाते हैं चुनाव विधायक का, तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ और सबको पता भी है, 1 रुपया भी सैलरी अपने शरीर पर नहीं खर्च करूँगा, क्योंकि एडवोकेट हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ, सरस्वती इसमें वास करती, उतना मैं निजी प्रैक्टिस करके कमा लूँगा। न पान, न बीड़ी, न सिगरेट, न दारू, न कुछ, कोई नशा नहीं, और ना मेरे परिवार का। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। चक्कर यह है कि मैं शुरू से ITC भी कर चुका हूँ। इस समय मैं गौ सेवा का अवध प्रांत का सदस्य हूँ जी संघ में, और ये जितनी भी चीज़ें मिली है संघ से भी हमें मिली है। क्योंकि मैं कहीं भी बैठता हूँ, किसी भी के साथ बैठता हूँ, तो जो सकारात्मक चीज़ है उसको मैं ले लेता हूँ, जो उसमें नहीं अच्छी लगती है उसको मैं भूल के कभी अपने जहन में लाता ही नहीं। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है।
महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। सर, अब एक नया मामला सामने आ रहा है। आप देखेंगे आर्यन खान का मामला, शाहरुख खान के बेटे हैं, तो ड्रग्स वाला मामला है और तमाम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती चली गई। काफ़ी लंबे समय तक उनको न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा, जमानत अब हुई है उनकी। तो आप इस पूरे मामले को आप एक वकील भी हैं, आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह के संस्कार बच्चों को दिए जाएं, आप इसको भी ब्रीफ करिए। साथ ही साथ आप ये बताइए कि आप एक वकील होने के चलते इस पूरे मैटर को आप किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत चीज़ें हैं। हमारा देश में इस समय भौतिक सुख में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि ये नहीं सोच रहे हैं कि कितनी हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, इसका हमारा बच्चा मेंटेन कैसे, उसके शौक में सब पैसे खर्च करते। हम लोगों को नहीं पैसे मिलते थे, 10 पैसे मिलते थे, 1 रुपया मिलता था तो कम से कम 3 घंटा तक माँ बाप का पैर दबाते रहते थे। तो ये हमारी देन है, ये जो पैसे वाले उन्हीं की देन है। अगर बच्चों में संस्कार आप डालिए, आप किसी मजहब के हो, उससे हमें नहीं लेन देना है, लेकिन किसी मजहब में ये नहीं कहा गया कि ये सब चीज़ करो, तो वो संस्कार अगर आप डालिए तो ये स्थिति ना आए। ये आज स्थिति आर्यन की नहीं आती अगर उनके पिताजी ने, उनके माँ ने ये संस्कार डाला होता बच्चे में, किसी के बच्चे में। ये तो पर्टिकुलर उनकी बात है, कोई बच्चे तो संस्कार डालना चाहिए। संस्कार जब तक अपने बच्चों में आप नहीं डालेंगे तब तक, माफ़ कीजिएगा, आप कितना भी कर लें आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। और ये चीज़ अगर अभी नहीं रोकी गई, इस पर अगर राजनीति हुई, इस पर एक पक्ष और विपक्ष और समाज के बुद्धिजीवी सबको आना चाहिए कि देखिए हर चीज़ है जात से ऊपर हटके, धर्म से ऊपर हटके, कि भाई बच्चों को सही शिक्षा दो, सही संस्कार दो, सही उनको लाओ, इस सब से बहुत दूर रखो, तब ये संभव हो सकता है। बाकी ऐसे चलता रहेगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा 10-15 साल में कि जितनी जनरेशन ये हाई सोसाइटी के हैं ये सब दरगिश्त हो जाएंगे और देश का जो आगे बढ़ना चाहिए वो चला जाएगा। यानी संस्कार जरूरी है। हाँ, संस्कार। NBC हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी राम उग्र शुक्ल जी, जिन्होंने कोरोना के उस दौर में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। साथ ही साथ अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद के जरिए इनकी ये तैयारी है, इन्होंने अपना जो संगठन बनाया है इसके जरिए इनकी ये तैयारी है कि लाखों लोगों तक रोजगार पहुंचाया जा सके, उनको उनके ही क्षेत्र में रोजगार मिल सके, इस तरह की व्यवस्था के लिए वो तत्पर हैं। उसके पीछे की वजह वो ये बता रहे हैं कि कोरोना में उन्होंने लोगों का वो दर्द देखा है जिससे वो पूरी तरह से इस तरह के कार्यों में तत्पर हो गए हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।